समझ नहीं आ रहा होगा आप लोगों को कि मैं क्या करने वाली हूँ, पर जो भी करूँगी अभी थोड़ी देर में आप सबके सामने आ जाएगा। लेकिन जो सामने नहीं आएगा वो है मेरा दर्द, तकलीफ जिसे मैं झेल रही हूँ न जाने कब से। आज तक बहुत हिम्मत रखी मैंने, यही समझाते रहे खुद को कि सब ठीक हो जाएगा। तो अब बस जो करना है मुझे ही करना है और मैं वही करने जा रही हूँ। डैडी आएंगे तो आप उनको बोल देना। मम्मा। ये लड़की कौन है? भारती, कुक थी हमारी। कितने सालों से यहाँ काम करती है? पिछले 1 साल से। कितने बजे आती है ड्यूटी पे? 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। ये देखिए बेडरूम में। सर लड़के की जेब से ये पर्स और फ़ोन मिला है, लेकिन पर्स में कोई आईडी नहीं है। इस लड़की का कोई फ़ोन वगैरह? नहीं सर, शायद साइड केसेस थे, दोनों एक दूसरे से प्यार करते होंगे, कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो। शायद। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। यस सर। हमारी व्यस्त और भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने घर की चाबियां हमारे घर पर काम करने वाले लोगों और पड़ोसियों के पास छोड़ना हमारी मजबूरी भरी जरूरत बन चुकी है। हम अपने घर से दूर होते हैं और हमारे पास ये जानने का कोई जरिया नहीं होता है कि हमारे घर पर क्या हो रहा है, क्या घट रहा है। एक फ्लैट के मालिक को अपने घर का दरवाजा खोलने पर 2 लाशें पंखे से लटकती हुई मिली, जिनमें से एक लाश थी उसी घर में कुक का काम करने वाली 19 वर्षीय भारती की, और दूसरी थी एक 17 वर्षीय युवक की, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था कि वो कौन है। साहब, मेरी ड्यूटी 11 से 11 होती है। जिस समय भारती आई होगी उस समय दूसरा वॉचमैन था, रवि। कहाँ रहता है रवि? साहब पास की बस्ती में रहता है, बुलवा देता हूँ। इस बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमराज है ना, उसका फुटेज दिखाओ। साहब 15-20 दिन से कैमरास खराब हैं, कंप्लेंट की हम लोगों ने। आई एम ए मार्केटिंग प्रोफेशनल, ज़्यादातर बिजनेस के टूर से बाहर ही रहता हूँ। वो लड़की हमारे यहाँ काम करती थी, लेकिन कभी कोई खास बातचीत नहीं हुई मेरी उससे, और उस लड़के को तो मैंने आज तक देखा तक नहीं। साहब ये लड़का भारती को छोड़ने अक्सर साइकिल पे आता था, और उसने आज भी छोड़ा था साहब, लेकिन कौन था हमने पूछा ही नहीं साहब, मुझे पता नहीं साहब। लेकिन वो तो यहाँ पर काम नहीं करता था ना, फिर अंदर कैसे जाने दिया तुमने उसे? हमने रोका था साहब। ए भाई किधर? वो भारतीय 802 में काम कर रही, तो साबुन मंगाया कपड़े धोने का। ठीक है, साइकिल उधर लगा। उसके बाद काम में याद नहीं रहा, इसलिए देख नहीं सका कि निकले कि नहीं, जहाँ तक मुझे पता है वो कभी किसी को यहाँ नहीं लाई। मोबाइल फ़ोन था उसके पास? जी हाँ, मेरे जाने के बाद ही वो आया करती थी। उसके बाद वो मुझे मिस कॉल किया करती थी, फिर मैं उसे रिटर्न कॉल करके बताती थी कि खाने में क्या बनाना है। फिर तो उसका फ़ोन यहीं कहीं होना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं। पता नहीं सर। कुछ दिन पहले वो मुझसे पैसा मांग रही थी उधार, मेरे पास पैसे थे नहीं, तो वो बोली मुझसे कि मेरा मोबाइल ले लो। मेरे पास सच में पैसे नहीं, तो मैंने मना कर दिया। हो सकता है वो किसी और को बेच दी होगी। इस लड़की को काम पे कैसे रखा था आपने? किसी एजेंसी के थ्रू या? जी नहीं सर, हमारे यहाँ एक और मेड है सुप्रिया, डस्टिंग और क्लीनिंग के लिए, वही लेकर आई थी इसे। और ये सुप्रिया यहाँ कब से काम कर रही है? करीब 7 सालों से। 2 हफ्ते पहले उसकी माँ मर गई थी, 2 हफ्ते से छुट्टी पे थी साहब, और कुछ दिन पहले से वो आना शुरू की थी। साहब उसका किसी से कोई चक्कर था, ऐसा कभी सुना नहीं। हाँ अगर बाहर हो तो पता नहीं। साहब यही वो साइकिल है जिसपे वो लड़का आया था। ये भारती रहती कहाँ है? नाला सुपारा में कहीं, एग्जैक्टली नहीं पता कि कहाँ रहती थी। जिस लड़की का आपके पास एड्रेस भी नहीं है, उसके हवाले आप अपना घर छोड़ जाती थी? सर ये आईडी ली थी हमने उसकी, इस पे उसका एड्रेस है। इस पर तो भाईंदर का एड्रेस है। भाईंदर? इस लड़के के फ़ोन को आईटी में भिजवाओ और कहो अच्छे से चेक करें, और मालविका ने भारती का जो नंबर दिया है उसे ट्रैकिंग में डलवाओ। यस सर।
चले साहेब? भारती यहीं रहती है? उसको तो कई साल हो गए यहाँ से छोड़ के चले गए। अभी कहाँ रहते हो? नाला सोपारा में किधर तो रहते हैं उसके माँ बाप के साथ। इस लड़के को पहचानती हैं आप? ये तो भारती का भाई कुणाल है। नेटवर्क प्रोवाइडर से उस लड़के के नंबर को लेकर इंक्वायरी की सर। कुणाल नाम है उसका और एड्रेस भी वही भाईंदर का एड्रेस है जो भारती के आईडी पर लिखा था। जो असल में भारती का एड्रेस है ही नहीं, क्योंकि वो और उसका परिवार वहाँ से कई साल पहले नाला सुपारा शिफ्ट हो चुके हैं। हाँ सर, उस लड़के के झोले से एक रिसिप्ट मिली है सर, ये रसीद मिला जो किसी टेलरिंग शॉप की है और उस पर भी नाला सोपारा का ही एड्रेस है। भारती के पहचान पत्र पर उसके उस घर का पता था जिसे वो सालों पहले छोड़ चुकी थी। काम पर रखते वक्त मालविका ने उससे वो पहचान पत्र तो लिया था, लेकिन उस पर दर्ज वो जानकारी सही है या गलत, ये पता लगाना जरूरी नहीं समझा। अब पुलिस की मुश्किल ये थी कि वो उसकी मौत की सूचना उसके परिवार तक पहुंचाए तो कैसे, इस मामले की तहकीकात को आगे बढ़ाए तो किस तरह। जी साहब, मैं इन दोनों भाई बहनों को जानता हूँ, यहीं पास के चौल में रहते थे अपने बाप विशाल दा के साथ। सुनिए, ये विशाल दा यहीं रहता? जी साहब। अभी कहाँ होगा ये? अभी अपनी पान बीड़ी की कोके की दुकान पे होगा, रात को लौटेगा। कुछ कर दिया क्या साहब? कि बेटे और बेटी की मौत हो गई, उसको इन्फॉर्म करना था। भारती और कुणाल, कुछ दिन पहले तो उसकी माँ का मर्डर किया किसी ने। उसकी माँ का मर्डर हुआ था? जी साहब। केलकर, विशाल दा को उसकी दुकान से बुला के ले और लोकल पुलिस स्टेशन में पता करो कि भारती की माँ के मर्डर का क्या मामला है। यस सर। 19 दिन पहले इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जब हम क्राइम सीन पर पहुंचे तो कोई सस्पेक्ट? हाँ, हमें उसके पति विशाल दा पर शक है, क्योंकि उसने अपने बयान में कहा था कि कत्ल के वक्त वो अपनी दुकान पर था, लेकिन उसके फ़ोन की लोकेशन उसके घर की थी। लेकिन उसका ये भी कहना है कि वो अपना फ़ोन घर पे भूल गया था। वो बहुत बड़ा बेवड़ा है, वो अपने बीवी बच्चों को पीकर बहुत मारता था। तुम्हारी मर्दानगी सिर्फ हमारी हड्डियां तोड़ने के लिए होती है क्या? बाकी समय सोते रहते हो। घर का मर्द किसे कहते पता है? जो घर चलाता है, घर की जिम्मेदारियां उठाता है। पर तुमसे तो कुछ नहीं होता। मेरे से क्या हुआ बताओ मैं तेरे को। जिस दिन झगड़ा हुआ उसके अगले दिन ही विंदा की लाश मिली, लेकिन उसका बाप बेवड़ा अभी भी पी पी के बुरा हाल करता, नहीं सुधरा अभी भी। क्या रे, बहुत फिक्र है तेरे को मेरी सुधरने की? चल चल अभी निकल यहाँ से, चल। काम धंधा रहता नहीं। क्या हुआ साहब? ये हवलदार लोग बोल रहे थे कि वो मेरा छोकरा छोकरी के वास्ते बुलाए मेरे को। कोई कांड किया क्या वो लोग? कुछ किया है तो लेके जाओ साहब। ये मामले में आप पूरा कानून के साथ है। वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं है, मर चुके हैं। सर, कुणाल और भारती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ गई और रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की मौत का वक्त एक ही है, सुबह के 9:30 बजे। और इसके अलावा सर, डॉक्टर्स का कहना है कि दोनों ने मरने से पहले काफ़ी स्लीपिंग पिल्स ली थी। स्लीपिंग पिल्स? अगर वो दोनों फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले थे तो फिर उन्हें नींद की गोलियां खाने की क्या जरूरत थी? सर, नींद की गोलियों का असर होने में थोड़ा वक्त लगता है। हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि नींद की गोलियां कम पड़ गई है, इसलिए मरने के लिए दोबारा कोशिश की हो जिसमें वो कामयाब हो गए। नहीं केलकर, ये बात पूरी तरह से गले के नीचे नहीं उतर रही। सबसे पहली बात, अगर उन्हें मरना ही था तो वो किसी और के घर क्यों मरे? अपने घर या किसी न्यूट्रल जगह पे क्यों नहीं? दूसरी बात, जैसा कि हमें वॉचमैन ने बताया, भारती ने कुणाल को साबुन लेने के लिए भेजा था, जो वो लेकर भी आया। अगर दो लोग कुछ समय के बाद आत्महत्या करने वाले हैं तो वो साबुन मंगाने या लाने की फिक्र क्यों करने लगे? तो फिर हो सकता है कि सर ये मर्डर हो, किसी ने उन्हें नींद की गोलियां दी और बाद में लटका दिया ताकि मामला आत्महत्या का लगे। शायद ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि उनकी बॉडीज पर और उस घर में स्ट्रगल का कोई भी निशान नहीं था। मेरे हिसाब से जब उन्हें फांसी पर लटकाया गया वो दोनों होश में नहीं थे। और अगर हमारी थ्योरी सही है तो कातिल कोई एक नहीं दो होने चाहिए, क्योंकि दो लोगों को इतनी हाइट पर लटकाना किसी एक आदमी के बस की बात नहीं हो सकती। सर, इसके अलावा दोनों की माँ विंदा का भी मर्डर हुआ था। हो सकता है कि इन दोनों में कुछ कनेक्शन हो। बिल्कुल हो सकता है, और इस कनेक्शन को ढूंढने के लिए हमें डिटेल्स चाहिए होंगे। केलकर, भारती, वृंदा और कुणाल, इन तीनों की पूरी इंफॉर्मेशन निकालो। फ़ोन रिकॉर्ड्स, बैंक डिटेल्स, सब कुछ। और खास करके उस विशाल दा के बारे में। मुझे वो आदमी कुछ ठीक नहीं लगा। किस बात की पार्टी हो रही है? बीवी के मरने की या बच्चों की मौत की?
काय म्हणताय तुम्ही साहेब? कैसी पार्टी? साले सब के सब एक साथ छोड़ के गए मेरे को। न कोई रोटी बनाने वाला है, न कोई कपड़े धोने वाला है। जिस दिन तेरे बच्चों की मौत हुई है उस दिन सुबह 9 बजे कहाँ था तू? अपने शोरूम पे, पानी की दुकान पे रहेगा साहब, और किधर रहेगा? सुबह 8 बजे नक्की अपन खोलता है दुकान, नियम है। उसके बाद कहीं नहीं गया तू? किधर जाएगा साहब? आसपास के लोगों को पूछ के नक्की करो आप। तूने पुलिस को बताया था कि जिस दिन तेरी बीवी की मौत हुई थी तेरा मोबाइल फोन घर पे छूट गया था, लेकिन हमें पता चला है कि दोपहर 12 से 1 तू अपनी दुकान पर भी नहीं था, वहां ताला था। कहाँ गया था? दारू की दुकान पे। फिक्स है, दोपहर को 12 बजे, शाम को 7 बजे। वो साहब को बोला था मैं, और आप शक कर रहे मेरे पे? मैं मारा मेरी फैमिली को? क्यों? तू क्यों नहीं मार सकता? हर रोज थोड़ा थोड़ा करके तो मार ही रहा था ना। तो किसी दिन दिमाग में आया होगा कि किस्सा खत्म कर दूं। अच्छा नहीं है साहब, औरत कमाओ, छोकरी कमाओ। छोकरा भी कमाना शुरू करने वाला था। उनकी मौत से मेरे को नुकसान होगा कि फायदा? थोड़ा सोचो सर, कोई खुद से खुद का नुकसान करके लेता है क्या? सर कुणाल, भारती और वृंदा के कॉल रिकॉर्ड से कुछ नहीं मिला सर। तीनों के रिकॉर्ड क्लीन है और विशाल दा की सेल इन्फॉर्मेशन से यही पता चला है कि वो सच बोल रहा है। कुणाल और भारती के मर्डर के वक्त वो अपने शॉप पर ही था और आसपास के दुकानदारों का भी यही कहना है। पिछली बार उसका फोन घर छूट गया था, कहीं अपनी उस गलती से सबक लेकर इस बार वो जानबूझकर अपना फोन पान की दुकान पर तो नहीं छोड़ गया। पर यह कोई स्ट्रॉन्ग एलिबाई नहीं है। इस मामले में हमें हर फैक्ट को लेकर श्योर होना होगा और फिलहाल मुझे लगता है कि हमें वृंदा के मर्डर को छोड़कर भारती और कुणाल पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों केसेस का आपस में कोई कनेक्शन है तो वो खुद ब खुद सामने आ जाएगा। अब जबकि ये क्लियर हो चुका है कि ये मामला सुसाइड का नहीं मर्डर का है, इसका मतलब ये हुआ कि कुणाल का मालविका के घर आना महज एक इत्तेफाक था। कत्ल भारती का होना था और इस बात से अनजान भारती ने कुणाल से साबुन मंगवाया जो वो लेके भी आया, लेकिन साबुन लेके जब वो पहुंचा तो भारती के साथ वो भी मारा गया। यानी हमें जो भी लीड मिलेगी वो भारती से कनेक्टेड लोगों से मिलेगी। राइट। वो जो मेड थी सुप्रिया जिसने भारती को मालविका के घर काम पे लगाया था, केलकर, उसे बुला। जी सर। साहब, भारती मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। अगर किसी ने उसको परेशान किया होता तो उसने बताया होता मेरे को, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। भारती से तुम्हारी पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? 2 साल पहले बाजू वाले सोसाइटी के कुछ घर में काम करती थी मैं, उधर ही भारती से मुलाकात हुई थी। फिर धीरे धीरे हम दोनों का दोस्ती हो गया। जब तुमने भारती को मालविका के घर काम पर लगवाया तो वहाँ पहले से कोई कुक था या थी जिसे हटाकर भारती को काम पर रखा गया हो और उसने नाराज होकर भारती को मार दिया हो? नहीं साहब, मालविका मैडम के घर पे पहले कोई नहीं था। वो उनका नया नया नौकरी लगा था ना, तो भारती को ही पहला रखा था। सुप्रिया, हमें पता चला है कि भारती को तुमसे ज्यादा पगार मिलती थी, तो बुरा तो लगता होगा तुम्हें, क्योंकि काम पर तुमने लगवाया और कमा वो तुमसे ज्यादा रही थी। सबको अपना किस्मत का मिलता है साहब, और वो कौन सा लाखों में कमा रही थी कि मेरे को जलन होएगा। क्या भारती का कभी किसी से कोई झगड़ा हुआ हो, किसी और काम वाली से या फिर बिल्डिंग में किसी और से? नहीं साहब, कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ उसका। सर, बिल्डिंग के किसी और मेड या गार्ड के पास इन कत्लों का कोई मोटिव दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है हमें उन दूसरे घरों में भी बात करनी चाहिए जहाँ भारती काम किया करती थी। हो सकता है कोई क्लू मिले। वो सिर्फ एक मेड थी सर, और अपने काम से काम रखती थी, ज़्यादा छुट्टियां भी नहीं लेती थी। दूसरी मेड्स की तरह इधर की बातें उधर करना उसकी आदत नहीं थी। बस उसकी एक ही प्रॉब्लम थी, जब देखो एडवांस मांगती थी। एडवांस? जी हाँ सर, मेरी यहाँ भी 2 महीने की सैलरी उसके ऊपर एडवांस चल रही थी, और पिछले ही महीने उसने मुझसे 1 लाख रुपए मांगे थे। 1 लाख? जी हाँ, मुझे भी ये बात थोड़ी सी अजीब लगी थी, इसीलिए मैंने उसको मना कर दिया था। जी हाँ, हमने कुछ एडवांस दिया था उसको, लेकिन उसके बाद उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि इनसे 1 लाख रुपए मांग बैठी। तो फिर आपने दिए उसे ये पैसे? नो सर। तो उसने आपको बताया कि उसे इतनी बड़ी रकम क्यों चाहिए थी? नो आइडिया सर। जब देखो वो पैसे के लिए बहुत डेस्परेट रहती थी, शायद कोई इमरजेंसी हो। ये आपके हाथ पे क्या हुआ? वो वॉशरूम में स्लिप हो गई थी तो नल लग गया। आप स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल करती हैं? जी पहले करती थी, अब नहीं करती। मतलब अभी आपके घर में स्लीपिंग पिल्स नहीं?
जी है ना। मैं देख सकता हूँ? बिल्कुल, अभी ले। ये तो सील बंद है। मैंने कहा था ना आपसे, मैं पहले लेती थी, अब नहीं लेती। गुड, कि अब आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ती। थैंक यू। सर हो सकता है कि कातिल अपने साथ वो स्लीपिंग पिल्स पहले से ही लाए हो कहीं और से। खेलकर हम किसी को क्लीन चिट देने में इतनी जल्दबाजी नहीं कर सकते। मुझे लगता है मालविका जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कत्ल उसी ने किया है, पर हो भी सकता है। स्लीपिंग पिल्स की बॉटल का सील बंद होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बॉटल नहीं भी खरीदी जा सकती है। लेकिन सर अगर मान भी लिया जाए कि कत्ल मालविका ने किया है, लेकिन उसके पीछे उसका क्या मोटिव हो सकता है? वही तो पता लगाना है। साहब नितेश साहब महीने में कम से 20 दिन बाहर रहते हैं साहब। मालविका मैडम इधर रहती हैं साहब। कुछ साल पहले साहब उनका उनके ड्राइवर के साथ चक्कर चालू हो गया और ये नितेश जी को पता चला साहब। नितेश जी ने ड्राइवर का हाथ तोड़ दिया। ड्राइवर अब किसी काम का नहीं है साहब, बस वो दुकान पे पड़े रहता है साहब। सर हो सकता है कि हिस्ट्री ने एक बार फिर से खुद को रिपीट किया हो। मतलब? सर उस ड्राइवर की तरह मालविका का कुणाल से भी अफेयर हो गया हो, जिसका पता नीलेश को चला और उसने उसको गुस्से में मार डाला। कुणाल का तो उस बिल्डिंग में आना जाना होता ही नहीं था, तो अफेयर कैसे होगा? और कुणाल के कॉल रिकॉर्ड्स में मालविका से बातचीत का कोई जिक्र नहीं है। ये हो सकता है कि मालविका का अफेयर किसी और से चल रहा हो और भारती को ये बात पता चल गई हो। अब भारती को पैसों की जरूरत तो थी। हो सकता है उसने मालविका को ब्लैकमेल करके उससे पैसे ऐंठने की कोशिश की हो और मालविका और उसके प्रेमी ने भारती को अपने रास्ते से हटा दिया हो। पर मालविका का अफेयर किससे होगा? अगर मालविका का कोई प्रेमी है तो उसका नंबर उसकी कॉल लिस्ट में जरूर होगा। गुड, पता लगा। यस सर। मालविका की कॉल हिस्ट्री सर, इसमें एक नंबर है ये वाला। इस पर काफ़ी बातें होती हैं और सर हैरान की बात यह है कि जब जब नितेश घर पे होता है तब इस कॉल की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और उसके जाते ही सडनली बढ़ जाती है। काफ़ी लेट नाइट कॉल्स भी है सर, कुछ कॉल तो 2-2 घंटे की है। पता चला किसका नंबर है? हाँ सर, मालविका के पड़ोसी हेमंत तोशनीवाल का है सर। तो फिर देर किस बात की है? बुलाओ मैडम को और साथ में नितेश और हेमंत को भी। आप इतना बेहुदा और घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हैं मुझ पर? हेमंत जी हमारे पड़ोसी हैं और वो भी मैरिड हैं और मैं भी। तो आपके कॉल डिटेल्स में जो लेट नाइट 2-2 घंटे की कॉल्स दिखाई दे रही हैं, उस दौरान शायद आप एक दूसरे को सिलाई बुनाई या कुकिंग के टिप्स देते होंगे। कौन सी कॉल सर? आप क्या कह रहे हैं? क्यों हमारी एनर्जी वेस्ट करवाना चाहते हो? जो सच है वो मान क्यों नहीं लेते? नितेश बिल्कुल भी अच्छे पति नहीं है। सर आप मुझसे इस चोट के बारे में पूछ रहे थे ना, ये चोट मुझे नितेश ने दी है। इसीलिए प्यार की तलाश में मैं मानती हूँ सर कि मेरे और हेमंत के बीच में अफेयर है, लेकिन हमने किसी का मर्डर नहीं किया सर। आप यकीन कीजिए मेरे। गुस्सा आ रहा है तो दिखा। ऐसे उदास होकर दिल टूटने का नाटक मत कर। जो आदमी अपनी बीवी को बेरहमी से मार सकता है, मार मार के अपने ड्राइवर का हाथ तोड़ सकता है, वो खून भी कर सकता है। चल बोल, भारती और कुणाल को क्यों मारा? सर मेरे पास कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना खून करने के लिए, जबकि मैं तो उस दिन शहर में भी नहीं था जब भी मर्डर हुए। आप चाहे तो एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं। 9 o'clock तो मेरी फ्लाइट लैंड हुई थी। उसके बाद लगभग आधा घंटा मुझे टर्मिनस से बाहर निकलते हुए लग गया। फिर मैं सीधा ऑफिस चला गया। उसके बाद जब मालविका का फोन मेरे पास आया तब मुझे उसने बताया कि क्या हुआ। उसके बाद मैं घर पहुंचा। नीलेश का रवैया अपनी पत्नी मालविका के प्रति सही नहीं था। वो उस पर हाथ उठाता था, उसे मारता था, लेकिन मालविका ने उसका विरोध करने की बजाय उसके इस बर्ताव को सहते हुए अपनी खुशियों को कहीं और ढूंढने का फैसला लिया, जो कि गलत था। तो अब सवाल यह था कि क्या कुणाल और भारती ने खुद कोई गलती की थी या वो मासूम थे और उन दोनों को इन लोगों की गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ा था। सर मालविका, निशांत और हेमंत के फोन की लोकेशन चेक की, लेकिन इनमें से कोई भी कत्ल के वक्त मौका वारदात में मौजूद नहीं था। और एक्सक्यूज मी सर। हाँ पवार, कब? ठीक है सर, आईटी डिपार्टमेंट से फोन था। अभी थोड़ी देर पहले आदर्श नगर मार्केट में भारती का फोन स्विच ऑन हुआ है। लेट्स गो। करीब 30-32 साल का आदमी रहा होगा सर। अभी करीब 1 घंटे पहले ही मोबाइल बेच के गए। सर इसमें से तो पूरा डेटा ही डिलीट कर दिया है। आपकी दुकान में सीसीटीवी है? जी सर। फुटेज दिखाइए। ये रहा सर। एक बार पॉज करो।
सच्ची बताओ साहब, मैंने उन दोनों को नहीं मारा, सच्ची में साहब। तो भारती का फोन तेरे पास कैसे आया? वो मैंने चोरी किया था साहब। मैं भी सच्ची बोलता हूँ साहब, मैंने उन दोनों को नहीं मारा साहब। ये जो कह रहा है वो सच हो भी सकता है और नहीं भी, पर झूठ बोलने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। क्यों सर? केलकर, उस फोन की कीमत कितनी होगी? 1000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 1500 रुपए। अब इतनी मामूली रकम के लिए कोई क्राइम सीन से एविडेंस मिटाने जैसा सीरियस क्राइम कैसे कर सकता है? इसका कोई ना कोई कनेक्शन तो है, या तो भारती से या फिर कुणाल से। आओ। मैंने उन दोनों को कभी आपस में बात करते नहीं देखा, लेकिन अगर कुछ हो भी तो क्या कहा जा सकता है? क्या बोलते तुम्ही साहब? विनोद और भारती के बीच में चक्कर कैसे हो सकता है साहब? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि साहब वो विनोद मेरे से प्यार करता है साहब, बहुत पहले से। फिर तो हो सकता है सुप्रिया की भारती का कत्ल तुम ही ने किया हो। हाय साहब, भारती मेरी बहन जैसी थी, कोई अपनी बहन को मार सकता है क्या? हो सकता है तुम्हारे विनोद का ज्यादा इंटरेस्ट तुम्हारी बहन में हो गया हो और फिर गुस्से में आकर तुमने। नहीं साहब, मैंने कभी भी भारती को उस नज़र से नहीं देखा। मैं सुप्रिया से प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार। चलो भारती से प्यार ना सही, पर यह भी तो हो सकता है कि विनोद की कुणाल से कोई दुश्मनी हो। साहब मैंने तो कभी भी उससे बात तक नहीं की, तो दुश्मनी कैसी? साहब एक छोटी सी गलती के चक्कर में मुझे इतना मत रगड़ो साहब, मैंने कुछ नहीं किया। क्या साहब, हम लोग गरीब है, इस वास्ते आप हमारे पीछे पड़े हो ना साहब। और जिन पैसे वालों के पीछे आपको पड़ना चाहिए, उनकी तरफ तो आप देख भी नहीं रही साहब। मतलब किसकी तरफ देखना चाहिए हम? अगर तुम्हें लगता है कि कोई है जो हमारी नजरों से छूट रहा है तो बोलो। सब वो ऋषि साहब, मैं उनके घर पर काम करती हूँ साहब, उन्हीं के पैसे से मेरा चूल्हा जलता है, इससे जास्ती मैं कुछ नहीं बोल सकती साहब। सर मैंने भारती के कॉल रिकॉर्ड्स फिर से चेक किए, उसकी बातचीत ऋषि की पत्नी प्रीथा से उतनी नहीं होती थी जितनी की ऋषि से होती थी। तो इतनी बड़ी बात पहले हमारी नजर में क्यों नहीं आई? सर प्रीथा और ऋषि के दोनों के ही नंबर प्रीथा के नाम पर ही रजिस्टर है, इसलिए हमें लगा कि उसकी बातचीत प्रीथा से होती होगी, लेकिन अब पता चला कि उसमें से एक नंबर तो ऋषि के पास रहता है। लेट नाइट कॉल्स? नो सर। केलकर, तुम्हें याद है जब हमने ऋषि से भारती को एडवांस देने की बात पूछी थी तो उसने हमें ये नहीं बताया था कि भारती ने उससे भी 1 लाख रुपए मांगे थे, बल्कि उसकी वाइफ ने हमें ये बात बताई थी। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि इनसे 1 लाख रुपए मांग बैठी। और ये बात ऋषि को पसंद नहीं आई थी। राइट, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ऋषि ने ही भारती को 1 लाख रुपए दिए हों और ये बात वो हमसे छुपा रहा हो भी सकता है सर। अगर ऐसा है केलकर, तो इसके पीछे कोई ठोस और बड़ी वजह होनी चाहिए, वरना कोई अपनी मेड को इतनी बड़ी रकम क्यों देगा? अरे साहब आप यहाँ? कुछ सवाल पूछने थे तुझसे तेरी बेटी को लेकर। तेरी बेटी का किसी के साथ कोई अफेयर था? नहीं साहब, वो ऐसी छोकरी नहीं थी, घर से काम, काम से घर, बस। अगर करना भी चाहती साहब तो खत किधर था उसके पास? 7 घर का काम करके ये सब करने का। 7 घर का? लेकिन हमें तो पता चला कि वो 3 ही घरों में काम करती थी। 21,000 रुपए लाती है साहब महीने का। 3,000 के हिसाब से 7 घर के जो है ना साहब। कब से आ रहे थे ये 21,000 रुपए? गए 2 महीने से। अजीब बात है सर, ठीक 2 महीने पहले भारती ने इन 3 घरों को छोड़कर बाकी सभी घरों से काम छोड़ दिए थे, उसके बाद भी उसकी इनकम कम होने की बजाय बढ़ गई। इसका मतलब है कोई तो था जो उसे ये एक्स्ट्रा पैसे दे रहा था, और जाहिर सी बात है कि ये एक्स्ट्रा पैसे उसे सिर्फ कुकिंग के लिए तो नहीं मिल रहे थे। ऋषि, केलकर, ऋषि से बात करने का वक्त आ चुका है। हमें शक था कि भारती का किसी के साथ अफेयर चल रहा था, इसलिए हमने आपसे पूछा भी था, लेकिन उस वक्त आपने हमें बताया नहीं कि वो विनोद नहीं बल्कि आप हैं। क्या बोल रहे हैं आप? आपकी वाइफ सुबह जॉब पे जाती हैं और उनके जाने के बाद भारती यहाँ काम करने आती थी। तो मेरी वाइफ के जाने के बाद जो मेरे घर पे आएगा सबसे मेरा अफेयर होगा? नहीं, सिर्फ भारती। आप अपने बैंक से महीने के हर पहले हफ्ते में 18,000 रुपए निकालते हैं। जी हाँ, 3,000 सुप्रिया और भारती के लिए और बाकी अपने घर खर्च के लिए। लेकिन भारती के कत्ल से जस्ट पहले आपने अपने अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाले थे। किस लिए?
वो मेरे एक दोस्त को ज़रूरत थी, उसके लिए निकाले थे। लेकिन नॉर्मली इतना बड़ा अमाउंट लोग ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना प्रेफर करते हैं, सेफ्टी भी रहती है, कन्वीनियंस भी रहती है। लेकिन आपने अपने दोस्त को कैश दिया, क्यों? क्योंकि आपकी उस दोस्त का बैंक में अकाउंट था ही नहीं मिस्टर ऋषि। मेरे को नहीं मालूम वो सबसे लाख रुपए काहे को मांग रही थी। आई थी चप्पल। उसका कोई बैंक अकाउंट था? साहब उसके बाप का अकाउंट नहीं है तो उसका कहाँ से रहेगा? देखिए सर, मैं मानता हूँ कि मैंने भारती को 1 लाख रुपए दिए थे, लेकिन मैं उसकी मदद करना चाहता था। अब किसी की मदद करना कोई क्राइम तो नहीं है ना? इन बेफिजूल बातों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम सीधा पॉइंट पर आए। भारती के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला है कि कत्ल के वक्त वो प्रेग्नेंट थी। एक छोटा सा डीएनए टेस्ट होगा और उससे ये इजीली साबित हो जाएगा कि उसे प्रेग्नेंट करने वाले तुम थे। अब अपना जुर्म कबूल करोगे या मैं कोर्ट से ऑर्डर लाकर तुम्हें घसीटता हुआ सरकारी हॉस्पिटल लेके चलूं? देखिए सर, मैं मानता हूं कि मेरा उससे अफेयर था, लेकिन मैंने उसका कत्ल नहीं किया। मैं तो उसकी मदद के लिए उसे हर महीने 15,000 रुपये दिया करता था। मैंने तो उसे 1 लाख रुपए भी दिए थे। मैं उसे क्यों मारूंगा सर? भारती के प्रेग्नेंट होने वाला ब्लफ तो काम कर गया, पर भारती की मौत के वक्त ऋषि वाकई में ऑफिस में ही था। उसके कॉल रिकॉर्ड्स में भी ऐसा कोई नंबर सामने नहीं आया जिससे ये लगे कि उसने भारती को मारने के लिए किसी को हायर किया था। बहुत उम्मीद थी मुझे इस थ्योरी से, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। एक छोटा सा क्लू मिला है सर। क्या? वृंदा की कॉल लिस्ट में एक नंबर था जिस पर उसने 1 या 2 बार बात की थी, इसलिए हमने भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब उस नंबर पर फ़ोन किया तो पता चला कि वो नंबर किसी महेश राव का है, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर है। सर, जिन लोगों का गुजारा इतना मुश्किल से होता है, उनका प्रॉपर्टी डीलर से बात करना कुछ अजीब नहीं लगता? महेश राव कुछ हजार रुपए कमाकर अपना परिवार चलाने वाली भारती को 1 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम की जरूरत पड़ना, और ऋषि जिसके साथ उसका रिश्ता सिर्फ मालिक और नौकर का था, उसका भारती को 1 लाख रुपए देकर उसकी जरूरत को पूरा करना, ये दोनों बातें अजीब थी। इसलिए अब ये बहुत जरूरी था कि पुलिस भारती की उस जरूरत का पता लगाए, और वो उम्मीद कर रही थी कि इस प्रॉपर्टी डीलर महेश राव से उन्हें इस मामले में कोई ना कोई मदद जरूर मिलेगी। वृंदा और उसकी बेटी भारती यहाँ मीरा रोड में किराए की खोली लेना चाहते थे। भारती का भाई कुणाल, वो भी कभी कभी उनके साथ में आया करता था। फिर अचानक उसका फ़ोन आया और उसने मुझे बोला कि उसे अब किराए पे खोली नहीं चाहिए, उसे खोली खरीदी करनी है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि किराए पे खोली ढूंढते ढूंढते उसे खरीदने की बात करने लगी? पता नहीं साहब, पर उसने मुझे इस बारे में बात चलाने के लिए बोला और 1 हफ्ते में ही उसे खोली खरीदी करनी। और फिर कुछ दिन बाद वापस उसका कॉल आया। वो मुझसे बोली कि अब उसे खोली खरीदी करनी नहीं है, उसे किराए पर ही खोली दिला दो, और उसके लिए उसने मुझे डिपॉजिट के लिए 1 लाख रुपए भी ला कर दिए। यानी कि भारती, उसकी माँ और उसका भाई कुणाल अपने बाप को छोड़कर अलग रहने की प्लानिंग कर रहे थे। हो सकता है ये बात विशाल दा को किसी तरीके पता चल गई हो और उसने गुस्से में आके तीनों को मार दिया हो। उठा के लाओ उसे। बहुत होशियारी है ना तुझे? सच बोल, तुझे पता था ना कि वो लोग छोड़ के जा रहे हैं तुझे, इसलिए सबको मार डाला ना? हाँ बोल। साहब मेरे को कुछ भी खबर नहीं थी साहब की, ऐसा कुछ पुणे में करने वाले हो लोग। साहब मेरे को मालूम होता कि उनके पास 1 लाख रुपया है तो मैं उनसे वैसे ही ले लेता साहब। वृंदा के मर्डर की इंक्वायरी कर रही टीम ने हमें बताया था कि उन्हें क्राइम सीन को देखकर ऐसा लगा था कि मामला लूट का है। इसका मतलब जिसने भी वृंदा को मारा वो गया तो लूट के इरादे से था, लेकिन उसे वहां कुछ मिला नहीं क्योंकि भारती पहले ही सारा पैसा महेश को दे चुकी थी खोली के लिए। अब अगर ये विशाल दा नहीं है तो कौन है? और ऋषि ने सबसे छुपाकर ये पैसा भारती को दिया था, तो फिर किसको और कैसे पता चला कि भारती के पास पैसा है और उसने अपने घर के अंदर छुपा के रखा है? बोलो। सब मेरे को नहीं पता आप क्या बोल रहे हो। मेरे को कैसे मालूम होगा कि भारती के पास इतने पैसे कैसे आए? ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें भारती और ऋषि के बीच के रिश्ते के बारे में पता था। उन दोनों के रिश्ते के बारे में मेरे को धोखे से पता चल गया। कोई जासूसी नहीं की थी। उस दिन मैं काम पर गई थी तो दरवाजा खुला था।
आप जल्दी आ गई? तो मेरे को शक हुआ साहब, जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ऋषि साहब ने भारती को कितने पैसे दिए, कब दिए, ये सब मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब। ठीक है, जा सकती हो। सर, काश्मीरा पुलिस स्टेशन से इन्फॉर्मेशन आई है। कुछ महीने पहले भारती का भाई कुणाल अपने कुछ दोस्तों के साथ ड्रग्स कंज्यूम करते हुए पकड़ा गया था। सभी माइनर थे, इसलिए वार्निंग देके छोड़ दिया गया था। लेके आओ उन्हें। हाँ सर, कुणाल मेरा ही दोस्त है सर। हम दोनों साथ में ड्रग्स लिया करते थे, लेकिन उसकी बहन के रेप वाले मैटर से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है सर। भारती का रेप हुआ था? एक दिन कुणाल अपनी बहन का फ़ोन लेकर के मेरे पास में आया था साहब, तभी उसने मुझे एक वीडियो दिखाया साहब। पिछले 6 महीने से मैं ऋषि दोषी के वहाँ खाना बनाने का काम कर रही हूँ, और तब से वो मेरी इज्जत लूट रहा है। पहले जब उसने मेरे साथ ये सब किया तो मैं पुलिस के पास जाना चाहती थी, सबको बताना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे धमकी दी कि अगर तू पुलिस के पास गई तो बेटा मुझे ही जेल में डाल देंगे, ये बोल के कि मैं धंधा करती हूँ। अब बस जो करना है मुझे ही करना, और मैं वही करने जा रही हूँ। ये वीडियो कुणाल के फ़ोन में था? नहीं साहब, ये उसकी बहन के मोबाइल में था। वो अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ गई थी, वो हाई हो गया था, तो साहब मैंने ये उसके मोबाइल में से वीडियो अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर लिया बस साहब। पर एक सवाल और पैदा होता है केलकर, अगर भारती ने ये वीडियो एज ए सुसाइड नोट बनाया था तो उसने सुसाइड किया क्यों नहीं? इसका मतलब है वीडियो को बनाने का मकसद सुसाइड नहीं, ऋषि को ब्लैकमेल करना था। विनोद के साथ ऋषि को भी उठाओ और इस वीडियो को आईटी में भेजो, उन्हें कहो पता करें ये वीडियो शूट कब हुआ था। यस मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कोई वीडियो डिलीट नहीं किया साहब। बहुत हुआ तेरे घड़ियाली आंसू। मैं जानता हूँ तेरा भारती के साथ कोई अफेयर नहीं था, बल्कि तूने उसका रेप किया था। और 1 लाख रुपये जो तूने उसको उसकी मदद के लिए दिए थे ना, वो तेरी मर्जी से नहीं थे, बल्कि उसने तुझे ब्लैकमेल किया था। अपना जुर्म कबूल कर ले, वरना तेरा जुर्म साबित करने के लिए अदालत में वो वीडियो है हमारे पास। नहीं बोलेगा? हाँ नहीं बोले? हाँ सर, मैंने रेप किया था उसका। वो मुझे ब्लैकमेल भी करती थी और उसने मुझसे 1 लाख रुपए भी मांगे थे, जो मैंने उसे दे दिए थे। भारती ने मुझसे पैसे लेने के बाद वो वीडियो मेरे सामने डिलीट कर दिया था सर। जब वो मुझे ब्लैकमेल करने ही नहीं वाली थी तो मुझे उसे मारकर क्या मिलता सर? सर, ऋषि ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसी ने भारती का रेप किया था और भारती ने उसे वीडियो दिखाकर 1 लाख रुपया लिए थे। लेकिन विनोद तो अभी भी कह रहा है कि उसे वीडियो के बारे में कुछ भी नहीं पता। शायद वो सच बोल रहा है सर, क्योंकि ऋषि का कहना है कि जिस वक्त उसने भारती को 1 लाख रुपये दिए थे, उसी वक्त भारती ने उसके सामने ही अपने फ़ोन से वो वीडियो डिलीट कर दिया था। अगर ऐसा है तो फिर ऋषि के पास कोई मोटिव बचता नहीं भारती को मारने का। सर, ये आईटी रिपोर्ट। केलकर सर, ये भारती के फ़ोन और वीडियो की रिपोर्ट है सर। इसमें लिखा है कि वीडियो 19 दिन पहले शूट किया गया था, लेकिन भारती के फ़ोन से नहीं। व्हाट? हाँ सर। जी सर, भारती के फ़ोन का कैमरा 4 मेगापिक्सल है, जबकि वीडियो शूट किया गया है 10 मेगापिक्सल वाले कैमरा से। 19 दिन पहले मतलब भारती की माँ वृंदा के कल से 2 दिन पहले। केलकर, अगर ये वीडियो भारती के फ़ोन से नहीं बनाया गया तो ज़रूर किसी ऐसे आदमी के फ़ोन से बनाया गया है जो भारती और ऋषि के रिश्ते के बारे में जानता था, और साथ ही भारती को उस पर पूरा भरोसा था। मैं ऋषि दोषी के वहाँ खाना बनाने का काम कर रही हूँ, और तब से वो मेरी इज्जत लूट रहा है। देख सुप्रिया, एक छोटा सा टेस्ट होगा तेरे फ़ोन का और बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि ये वीडियो तेरे फ़ोन पर शूट किया गया था। तेरा खेल खत्म हो गया सुप्रिया। सब वो उस दिन जब मैं भारती को ऋषि सेठ के साथ देखी तो मेरे को बहुत झटका लगा साहब। शादीशुदा आदमी है वो, अगर उसकी बीवी को मालूम पड़ गया ना तो खाल खींच लेगी, तेरी और मेरी भी। बहुत दिनों से वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं तो उनके घर का काम छोड़ना चाहती, पर उन्होंने मुझे धमकी दी कि मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। मेरे को ऋषि सेठ पर बहुत गुस्सा आया, इसीलिए मेरे दिमाग में एक प्लान आया। ऋषि सेठ को
ब्लैकमेल करने का प्लान। जो करता है मुझे ही करता है और मैं वही करने जा रही हूँ, अपनी जान लेने जा रही हूँ। बस अब हो गया अपना काम। अब देखना, ये देखकर वो ऋषि सेठ कैसे हिल जाएगा। 50-60 लाख रुपया तो ऐसे दे देगा। और उसमें अब एक हिस्सा मेरा भी होगा। रवि को प्लान मालूम पड़ चुका था, इसीलिए हमने उसको भी साथ में ले लिया। अभी तो हम लोग सोच ही रहे थे कि ऋषि सेठ से कब कितना पैसा मांगने का है, कि अचानक से ये भारती उसने मना कर दिया, बोली कि मेरे को हराम का पैसा नहीं चाहिए। लेकिन फिर एक दिन मैंने भारती को किसी से फ़ोन पर बात करते सुना। हाँ, पैसे घर पे रेडी है, आप आज मेरे को खोली दिखाओ, अगर मुझे पसंद आ गया तो कल आपको पूरे पैसे दे दूंगी। उसने हमारे साथ डबल गेम खेला था। उसने फक्त ऋषि सर को वो वीडियो दिखाकर अपना पैसा उनसे निकाल लिया। लेकिन साहब, हम इतनी आसानी से उसको हमारा हक तो नहीं मारने दे सकते थे ना, इसीलिए विनोद उसकी खोली पर गया पैसे लेने। हम लोग ने सोचा कि हम लोग बदला लेंगे। उस दिन जब मैं मालविका मैडम के घर गई तो झाड़ू कटका करने के बाद मैं उधर ही रुक गई। फिर जब वो भारती उधर आई तो मैंने ज़िद करके उसको चाय पिला दी, जिसमें मैंने नींद की गोली मिला दी थी। लेकिन तभी गेट पर से रवि का फोन आया। उसने कहा कि भारती का भाई कुणाल ऊपर आ रहा था। अरे कुणाल, ये दीदी, आपने साबुन मंगाया था। बैठ, तू अभी आया ना, तू भी चाय पी के जा। नहीं, मैं चलता, मुझे अरे बैठ ना। तो मैंने वही चाय कुणाल को पिला दी, नींद की गोलियां डालकर। थोड़ी देर बाद दोनों भाई बहन बेहोश हो गए, तो मैंने फ़ोन करके विनोद को बुला लिया। अब क्योंकि रवि भी तुम्हारे इस प्लान में शामिल था, तो उसने नीचे गेट पे ड्यूटी संभाल ली, हाँ, ताकि किसी को किसी तरह का शक ना हो। सब माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। गलती का एहसास होना बहुत बड़ी बात होती है सुप्रिया, लेकिन तूने जो जुर्म किया है उसके लिए जितनी भी सजा मिले वो कम है। और कुछ? हुमा, चाय देना, मैं बाहर हूँ। मेरा अच्छा बच्चा सोनू अब मम्मा के हाथ से खाना खाएगा। मुंह खोलो। हाँ सोनू, मुंह खोलो। गुड बॉय। करी जा रहा हूँ मैं। फिर कब आओगे? पता नहीं, देखता हूँ। सोनू का जन्मदिन है अगले हफ्ते, याद है ना? अब सोनू का जन्मदिन मुझे याद रखना पड़ेगा। इसे कुछ पता चलता है, इसे कुछ समझ में आता है जन्मदिन के बारे में? सब समझ में आता है इसे। पिता हो तुम उसके, तुमसे कुछ तो उम्मीद रख सकता है ना। अब तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। घर में और कौन था? सब पूछताछ कर रहे हैं हम, पता चल जाएगा। मुझे एक मिनट, आप शांत हो जाइए प्लीज।
ये क्या हो गया? माँ ने ऐसा क्यों किया था? माँ ने ऐसा क्यों किया? क्या ये वाकई एक खुदकुशी थी या फिर खुदकुशी की आड़ में छिपी हुई एक हत्या? जिस दिन लता की मौत हुई उस दिन वो बहुत व्याकुल, बहुत परेशान सी नजर आ रही थी। क्या इस बात का उसकी मौत से कोई ताल्लुक था? अपने पति की मृत्यु के बाद लता ने अकेले ही अपनी बेटी चारू और बेटे दक्ष की परवरिश की। 16 साल की उम्र में ही चारू ने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा ली और अपने से 4 साल छोटे भाई दक्ष को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। बेशक इस छोटे से परिवार ने कई मुश्किलों का सामना किया और फिर ये अचानक इस तरह से लता की मौत क्यों? वास्तव में लता की मौत सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ऐसी आंधी की जिसकी भनक तक किसी को नहीं थी। नो, नॉट ए सुसाइड। ये खुदकुशी हो ही नहीं सकती क्योंकि बॉडी पर स्ट्रगल के निशान हैं और विक्टिम मरना नहीं चाहती थी, आखिरी दम तक लड़ने की कोशिश की। ये देखिए, सर के पीछे घाव भी है। नहीं सर, मेरी माँ कभी अपने आप को नहीं मार सकती सर, ऐसा नहीं हो सकता सर। सर, मेन डोर के लॉक के साथ छेड़खानी हुई है, लेकिन आसपास रहने वाले लोगों में से किसी ने कुछ नहीं देखा। सीसीटीवी? कोई सीसीटीवी नहीं है सर। आप लोगों को किसी पर शक है या फिर किसी की दुश्मनी थी आपकी माँ से? दीदी तुम ही बोलो। नहीं, यूं ही किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। देखिए, हो सकता है अभी कोई बात जरूरी ना लगे, लेकिन आगे चलकर वही इंफॉर्मेशन काफी काम की हो सकती है। कोई भरोसा नहीं है तो बताइए। मेरा पति मतलब पति था, अब तलाक हो चुका है। रमेश, उसने धमकी दी थी। सर छोड़ दीजिए मुझे सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर तुम दोनों सर धोखेबाज हैं, ये लोग झूठे हैं सरासर। ये झूठे तो तुम हो जो अपनी बीवी पर जबरदस्ती करते हो। साहब, ये आए दिन मेरी बेटी को मारता पीटता है। और धमकी किसको दे रहा है बे? क्या हालत कर दी मेरी दीदी की, जेल में सड़ेगा समझा भी। हिम्मत है तो आना, तुझे बताता हूँ मैं। हाँ बोलो। चला, देख लूंगा तुम लोगों को वापस आके। मैं कह रहा हूँ, तुम देख लूंगा तुम लोगों को मैं। साहब कुछ ना ये लोग के घर में चलता ही रहता है। और उनकी बेटी है ना, क्या नाम है, धारा नहीं हाँ चारू साहब, वो जब भी ये घर में आती थी ना, इनके घर में झगड़ा होता ही था साहब। चारू ने तो पूरे घर का खर्चा उठाया है सर, अपने भाई को बड़ा किया। उसका भाई है ना सर दक्ष, थोड़ा निकम्मे टाइप का है, वो अपने बहन के पैसे उड़ाता है और अपने मायके का खर्चा वो भी सब खुद ही उठाती है। साहब, एक हफ्ता पहले ही तो रमेश जेल से छूट के आया है और 2-3 दिन हो गए वो घर से बाहर ही है। घर में आता है तो मोहल्ले वाले ताने मारने लगते हैं। जीना हराम कर दिया साहब उसका, शादी करके फंस गया बेचारा। चारू, उसकी माँ और उसका भाई, तीनों ने मिलकर उसकी जिंदगी हराम कर दी है साहब। धोखा दिया है उसे, बीवी पे हाथ उठाने के जुर्म में उसे अंदर बंद करवा दिया। गलत क्या किया? घरेलू हिंसा जुर्म है, पता है आपको? कहाँ साहब वो किसी पे हाथ उठाता था। झूठ है सर, रमेश का बाप भी रमेश की तरह मेरी बहन के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है सर। उन्होंने किसी का कुछ गलत नहीं किया सर, रमेश को गुस्सा आता, वो चारू दीदी पर हाथ उठाता सर। इसी बात को छुपाने के लिए दोनों बाप बेटे मिलकर झूठ बोल रहे थे सर। तुम्हारे घर में झगड़े क्यों होते थे, खासकर जब चारू मिलने आती थी? सर मेरी वजह से। क्यों? सर मेरे पास जॉब नहीं थी, इसलिए जब भी चारू दीदी घर पे आती थी मेरी माँ मुझे ताने देती थी कि मैं दीदी के ऊपर बोझ बना हुआ, लेकिन दीदी हमेशा मेरी साइड लेती थी सर। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़े होते थे, तो वो झगड़े भी सुनने को नहीं मिलेंगे सर। सर शक तो सीधा रमेश पर ही जाता है, क्योंकि वारदात वाला दिन से वो गायब। उसके सारे फोटोज हमने चारों तरफ सर्कुलेट कर दिए, लेकिन अभी तक ट्रेस नहीं कर पाए। अभी 1 हफ्ता पहले ही जेल से छूटा है, इसीलिए उसके पास कोई मोबाइल फ़ोन भी नहीं है जिसके जरिए हम लोकेशन ट्रेस कर पाए। सर कोई बाहर का ही आदमी है जो मेन दरवाजे का लॉक तोड़ के अंदर आया है, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ मर्डर किया गया है। तो मुझे तो चारू के पति अशोक पर भी शक है। चारू पर उसके मायके की पूरी जिम्मेदारी थी, इसीलिए अशोक को गुस्सा आता होगा कि चारू का पूरा ध्यान मायके पे था। हाँ, लेकिन अगर ऐसा होता भी तो बात करता, झगड़ा करता। सीधे चारू की माँ का खून, और वो भी इतनी प्लानिंग के साथ। अगर कोई और एंगल निकलता भी है तो उस पर शक कर सकते हैं, पर खुद एक काम करो, इस पूरी फैमिली का कच्चा चिट्ठा निकालो और इस रमेश को ट्रेस करते हैं। ओके सर। लता वर्मा के मर्डर केस का सबसे बड़ा संदिग्ध रमेश खुद शिकार बन चुका था। अब पुलिस के सामने एक नहीं बल्कि 2-2 हत्याओं का मामला था। सवाल यह था कि क्या रमेश के कत्ल का लता की मौत से कोई ताल्लुक था? पुलिस अब इन दोनों मामलों को जोड़कर जांच करने लगी। सर मुझे तो पता भी नहीं था कि वो जेल से छूट गया था।
मैंने तो उस आदमी के बारे में सोचना भी बंद कर दिया था। दोपहर के 12 से 1 बजे के बीच कहाँ थे तुम? सर सोनू की क्लास थी वहीं। कल सैटरडे था, कैसी क्लास? वो नॉर्मल क्लास नहीं सर, स्पेशल क्लास। सोनू ऑटिस्टिक है ना सर, तो शनिवार को उसकी स्पेशल क्लास होती है। सर हम लोगों का रमेश से कोई लेना देना नहीं है सर। वो दीदी के साथ इतना बुरा बर्ताव करता था, उसके बावजूद आज तक उस पर हाथ नहीं उठाया सर। तो अब क्या मारूंगा सर उसको? हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं सर। लेकिन इस बार तो तुम्हारी माँ का मर्डर हुआ है और तुम्हें तो उस पर पहले से ही शक था, तुम नहीं बताया था? हाँ लेकिन सर तब भी मैं पहले पुलिस के ही पास आता। कल दोपहर 12 से 1 के बीच में कहाँ थे? सर मैं सोनू और दीदी को लेके सोनू के स्कूल गया और उसके बाद बाहर वेट करता रहा, और जब 2 बजे उसकी क्लास छूटी तो। और तुम वहीं रुके रहे? हाँ सर मुझे तो आदत है। एक काम करो, रमेश की सारी डिटेल्स निकालो। जिस जेल में था जेलर से बात करो, पता करो जेल में किसी से दुश्मनी थी या नहीं। दक्ष, चारू और अशोक तीनों की मर्डर के समय मोबाइल फोन लोकेशन निकालो। ओके सर। ये भी हो सकता है कि इस रमेश ने ही लता का मर्डर किया। सर अशोक गुप्ता के डिटेल्स। पद्मा गुप्ता, 2 शादियां, इंटरेस्टिंग। 2 शादियां करने के जुर्म में तो तुझे अंदर करेंगे ही, लेकिन उससे पहले कुछ और सवालों के जवाब चाहिए। जहां रमेश की डेड बॉडी मिली थी कल तू वहीं था, 11:15 बजे। नहीं सर, आप लोगों को कुछ गलतफहमी हो रही है। मुझे क्या पता आपको डेड बॉडी कहाँ मिली? मेरा हिसाब से कोई लेना देना नहीं है। हमने तेरे मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की है। तू आर.के. सिंह नगर से 1 किलोमीटर आगे था, याद आया कुछ? सर जो पूछ रहा है ना चुपचाप जवाब दे, वरना हवालात में डाल के डंडे से सच उगलवाएंगे तुझसे। मुझे नहीं पता सर। सर ये ऐसे नहीं मानेगा, अंदर करना होगा। चल 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 चल। नहीं चल, रुकिए मैं बताता हूँ। वो अशोक, रमेश तू जेल से कब छूटा? छोड़ना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। देख मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। अरे मैं अपने लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए बात करने आया हूँ, चारू के बारे में। देख मुझे लेट हो रहा है और मुझे तेरे और चारू के बारे में कुछ नहीं सुनना। अरे वो मुझे भी धोखा दे रही है और तुझे भी धोखा दे रही है। मुझे कुछ नहीं सुनना उसके बारे में। अरे उसका चक्कर चल रहा है किसी के साथ, समझना। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं सर, मैं निकल गया वहाँ से। उसने तुझे इतनी बड़ी बात बताई और तू बस निकल गया वहाँ? हाँ सर, अब उसकी बात का कौन भरोसा करता? क्या पता वो मेरे और चारू के रिश्ते को तोड़ने के लिए झूठ बोल रहा हूँ। और तुझे चारू पर कभी शक नहीं हुआ? नहीं सर, क्योंकि रमेश शायद मेरी ही बात कर रहा था। सर चारू और रमेश की शादी के पहले और बाद भी मैं और चारू बात तो करते ही थे कि मैं सर चारू से सालों से प्यार करता था। रमेश के बारे में मुझे बस इतना ही पता है। तूने और कुछ नहीं देखा था? नहीं सर, मैंने बताया ना मुझे काफी लेट हो रहा था, मैं सच में आसपास किसी को नहीं दिख पाया। गुप्ता, दोनों केसेस उलझ गए। रमेश के पास मोटिव था लता को मारने का। अगर इस एंगल को पकड़कर चला जाए तो फिर दक्ष और चारू दोनों के पास मोटिव था रमेश को मारने का, अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए। फिर अशोक के बारे में कुछ भी साफ नहीं कह सकते। बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सर हम जब अशोक के साथ बात कर रहे थे उसकी बीवी को देखा था आपने? बहुत गुस्से में थी। बात करो उससे, पता करो कि ये गुस्सा सिर्फ पति की दूसरी बीवी के लिए था या कुछ और भी। ओके सर। हेलो, सर दक्ष नहीं मिल रहा, कल रात से घर नहीं आया है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। सर मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज कुछ कीजिए सर, प्लीज। उसके फोन के सिग्नल को ट्रायंगुलेट करो, पता करो लास्ट लोकेशन क्या था। घर की तलाशी लो, देखो कुछ ऐसा मिलता है जिससे पता चले कि कहाँ गया होगा। फौरन। बेटा, सोनू नाम है ना तुम्हारा? ये दिखाओ, कौन है ये? ये तुम हो? क्या हुआ, इतना डरे हुए हैं क्यों हो? सोनू, सोनू रुक जाओ। सोनू बेटा, आखिरी बार दक्ष को कब देखा था? जी कल। दीदी मैं पूजा के लिए पंडित जी से बात करके आता हूँ, नहीं तो वो चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा वो जो मंदिर के बगल वाली जो दुकान है ना, वहाँ से सामग्री भी लेकर आना। पैसे हैं ना तुम्हारे पास? हाँ पैसे। ठीक है, लेकिन वो नहीं लौटा।
सब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले माँ, फिर रमेश और अब हो सकता है कि गुस्से में आकर उसने रमेश का मर्डर कर दिया हो और उसके बाद डर के मारे भाग गया हो। सर वो अपनी बहन को, अपने भांजे को छोड़कर ऐसे नहीं भाग सकता सर। जरूर कोई बात हुई है सर, प्लीज उसे ढूंढिए सर, प्लीज। आपको क्या लगता है सर? रमेश ने जेल से निकलते ही बदला लेने का मन बना लिया होगा। सबसे पहले लता को मारा, फिर या तो वो दक्ष तक पहुंच गया या दक्ष उस तक पहुंच गया। नतीजा रमेश की मौत। मुझे लगता है दक्ष पकड़े जाने के डर से भाग गया होगा। ऐसा कुछ हुआ होगा। एक काम करो, दक्ष से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन पिछले कुछ दिनों की, कहाँ गया, किससे मिला, कब मिला, सब कुछ निकालो जल्दी। तुम्हें हमारी जरा भी परवाह नहीं है ना? पहले माँ के साथ जो कुछ भी हुआ और अब दक्ष गायब है और तुम अब भी वही हो ना? अरे बात को समझो जरा। देखो पुलिस की नजर है मुझ पे, खासकर इन 2 शादियों की वजह से। कैसे आओ मिलने? देखो कुछ दिनों तक हमें दूर रहना पड़ेगा जब तक कि ये मामला ठंडा नहीं पड़ जाता। मैं कुछ नहीं जानती, तुम बस आ जाओ। मुझे तुम्हारी जरूरत है, हमें तुम्हारी जरूरत है, प्लीज। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही? मना किया था ना तुझे? तेरी हिम्मत कैसे मेरे पति को फोन करने की? शर्म नहीं आती तुझे? बार बार फोन करके हमें परेशान करती रहती है। अरे अपना रोना ना किसी और के सामने जाके रो। आखिरी बार बोल रही हूँ, वार्न कर रही हूँ, तुझे बहुत पछताएगी तू। सर, दक्ष के डिटेल्स जो आपने मंगवाए थे, पिछले 24 घंटों से उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मार्केट या मंदिर एरिया के आसपास जहां भी वो जाने वाला था, हर जगह हमने पूछताछ कर लिया, किसी ने उसे नहीं देखा। ये दक्ष का बैंक स्टेटमेंट, ये देखो, उज्जैन के किसी रियल एस्टेट एजेंट को 2 लाख का पेमेंट दिया। इसके पास तो कभी पैसे नहीं होते थे, तो इतने कहां से आए? हाँ सर, एक 2 BHK बुक किया है दक्ष ने, अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहा है। उसने कहा है कि ग्राउंड फ्लोर पे ही चाहिए। उसकी फैमिली में कोई बीमार है, कोई मेंटल पेशेंट है। कब मिलने वाला है आपसे? इसका तो पता नहीं सर, कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है। सर फ्लैट, दक्ष ने तो इस बारे में मुझे कभी कुछ बताया नहीं। शायद माँ के साथ शिफ्ट होना चाहता था। फैमिली का मतलब तो माँ ही है ना? हाँ, हमेशा बोला तो करता था कि कहीं दूर शिफ्ट होना है उसे। दक्ष और माँ को हमेशा से ये लगता था कि उनकी वजह से मेरी टेंशन और बढ़ रही है, लेकिन मुझे ये नहीं बताया गया था कि उसने फ्लैट बुक कर दिया है। लेकिन उसने तो ग्राउंड फ्लोर लेने पर जोर दिया था, कहा था कि तुम्हारे बेटे को प्रॉब्लम होगी। सर वो सोनू से बहुत प्यार करता है। उसने सोचा होगा शायद छुट्टियों में सोनू वहाँ जाएगा और इसलिए शायद। सर इसलिए मैंने आपसे बोला था कि वो मुझे और सोनू को यूं बेसहारा छोड़कर कहीं नहीं भागेगा। वो जानता है कि मैंने उसे कैसे बड़ा किया है, कितनी मेहनत की है मैंने। सर प्लीज दक्ष को ढूंढ निकालिए सर। माँ के जाने के बाद मेरा और सोनू का बस वही एक सहारा है। अशोक तो बस नाम के हैं। प्लीज सर। सर आपको वाकई लगता है इसे कुछ नहीं पता इस बारे में? समझ नहीं आता दक्ष ने अपनी बहन से ये बात क्यों छुपाई, अजीब बात है। सर डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जिस घर में दक्ष रह रहा था उसकी माँ के नाम पे है, लेकिन इंस्टॉलमेंट वगैरह सब चारू ने भरे, क्योंकि कमाने वाले सिर्फ चारू थे। सर ऐसा भी हो सकता है कि चारू को इस फ्लैट के बारे में सब पता चल गया हो। उसे गुस्सा आया हो कि भाई दक्ष ने माँ के साथ मिलकर नए फ्लैट खरीदने के चक्कर में पुराने घर बेचना चाहा, जिसमें चारू ने अपने मेहनत के पैसे लगाए। उसे गुस्सा आया हो, उसने दक्ष को मार दिया। और सर ऐसा भी हो सकता है कि अशोक खुद इन्वॉल्व हो, 2 घर एक साथ चला के वो शायद फ्रस्ट्रेट हो गया हो, तो चारू और अशोक दोनों ने मिलकर भाई दक्ष को मार दिया हो। या ये भी हो सकता है कि दक्ष खुद गायब हो गया और दोनों को या फिर किसी एक को फंसाने की कोशिश कर रहा हो। पुलिस के सामने संभावनाएं अनेक थीं, लेकिन सबूत एक भी नहीं। लता की रहस्यमय हत्या के बाद सबसे बड़ा संदिग्ध रमेश खुद मृत पाया गया था, और यहां दक्ष के मामले में ना तो कोई संदिग्ध था और ना ही कोई आरोपी। क्या ये सारी हत्याएं जुड़ी हुई थी? क्या जायदाद के लिए खुद चारू और अशोक ने दक्ष की जान ली थी? सबूतों के अभाव में अचानक एक ऐसी घटना घटी जो इस केस में एक नया मोड़ ले आई। सर ये मोबाइल, घड़ी, पर्स, ये दक्ष का ही है सर। एक बार बॉडी भी देख लो।
शिनाख्त जरूरी है। चारू, अशोक, मुझे नहीं देखना प्लीज सर, मुझे नहीं देखना। ये अंगूठी, बटुआ, फोन, घड़ी कुछ नहीं देखना सर, ये मेरा भाई नहीं है। चारू ये मेरा भाई हो ही नहीं सकता, मुझे नहीं देखना। अगर तुम नहीं देखोगी तो उसे सही से कौन पहचानेगा? हाँ? चलो चलो, कुछ नहीं हो। चलो। नहीं पहले बाहर चलेगी। दक्ष के नए घर के बारे में आपको पता है? और ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप अशोक पर भी शक करें। मैं अशोक को नहीं खोना चाहती थी सर। वैसे भी एक एक करके सबको तो खो चुकी हूँ। मैं अशोक से बहुत प्यार करती हूँ सर। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अशोक दक्ष को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन क्या? उस दिन तू शक्ल देखी आईने में, चूना लगा रहा है हमको, अपने ही घर वालों को। क्या गलत किया मैंने? मैं अपना घर खरीद नहीं सकता क्या? एक क्या तो 10 घर खरीद। तुम पैसे कहां से लाए? कहां से का क्या मतलब है? ये घर बेच के लाऊंगा और कहां से लाऊंगा? सुना तुमने? पाई पाई जोड़ के घर बनाया तुमने। ये महाशय ऐसे ही मुफ्त में बेच के मुनाफा कमाएगा। अशोक, एक मिनट, एक बात तो कान खोल के सुन ले। ये घर मेरी बीवी का है, चारू का, और उसके बाद मेरा, यानी कि उसके पति का। कैसा पति है? हाँ? अगर इतना ही दम है तो अपनी पहली बीवी को छोड़ गया ना? है दम? नहीं है ना? अशोक रखने दो। तू अगर अपनी 2 बीवियों का खर्चा उठा रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? और वैसे भी तेरी शादी जो है ना वो गैर कानूनी है। बुज़दिल कहीं के। दक्ष बेटा, अशोक, पागल हो गए हो क्या? क्या सर? वो झूठ बोल रही है सर। मेरा मतलब है कहां सुनी हुई थी, सच है ये। लेकिन वो इसलिए क्योंकि मैं दक्ष को समझा रहा था कि उसे अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए। उसे गुस्सा आ गया और वो कुछ भी अनाप शनाप बकने लगा। हमेशा यही होता है सर। देख दक्ष, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, शांति से सोच। आखिर तुझे भी समझना चाहिए, चारू कब तक अकेले सब कुछ संभालेगी? हाँ, ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। इतना ही तो खुद की लाइफ संभालना। मर मर के 2 बीवी के खर्चे उठा रहा है ना। दक्ष, कैसी बातें कर रहे हो? क्या गलत कह रहा हूँ माँ मैं? क्या गलत कह रहा हूँ? पागल हो गए हो क्या? ठीक तो है बेटा। झगड़े का कारण जो भी हो, नतीजा एक ही है कि तूने गुस्से के चलते दक्ष को मार दिया। इस झगड़े की वजह से सर, ऐसे झगड़े उस घर में रोज होते हैं। इसके लिए मैं उसकी जान थोड़ी लूंगा। और रमेश, उसने तो चारू को धमकाया था, गुस्सा भी बहुत आया होगा तुझे, और रमेश को मार दिया। रमेश पागल आदमी था, और इस धमकी के लिए मैं उसका खून थोड़ी करूंगा। वैसे भी उससे बड़ी वजह तो दक्ष और चारू के पास थी उसे मारने की। कौन सी वजह? वही जो तूने पहले बताई थी कि रमेश का मानना था कि चारू का किसी और के साथ संबंध है। हाँ, अरे उसका चक्कर चल रहा किसी के साथ, समझना। मैंने आप लोगों को पूरा सच नहीं बताया सर। उसने मुझे इसके अलावा और भी कुछ बताया था। अशोक, सोनू मेरा बेटा नहीं है। क्या? हाँ, यही मैं तुझे बताना चाह रहा था कि चारू शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। मुझे तो बाद में पता चला, उसकी माँ और भाई को पहले ही पता था। ये लोग बदतमीज हैं और जलील हैं, इसलिए मैं ये शादी जो है ये तोड़नी चाह रहा था। क्योंकि जैसे मैं कुछ कहता तो सच बाहर आ जाता। इन्होंने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा के मुझे जबरदस्ती अंदर करवा दिया। कहते हैं कि मैं उसके साथ जबरदस्ती करता हूँ। बुज़दिल था वो, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था, भगोड़ा। रमेश सोनू की जिम्मेदारी कभी निभाना ही नहीं चाहता था, इसलिए ऐसा कह रहा था वो। सोनू रमेश का ही बेटा है, और किसका हो सकता है? आप ये सब छोड़कर दक्ष के साथ जिसने भी ये सब, मेरा मतलब है दक्ष को जिसने भी मारा है, आप उसे ढूंढ निकालिए प्लीज। इन सब चीजों के बीच हम दोनों की जिंदगी तो जैसे रुक ही गई है। इसलिए प्लीज सर, आप जल्द से जल्द माँ के, दक्ष के कातिल को ढूंढ निकालिए प्लीज, ढूंढ निकालिए प्लीज। सर, कोई तो पॉइंट है जो हम मिस कर रहे हैं। देखा जाए तो एक ही पैटर्न है। लता के मर्डर का शक रमेश पर गया,
रमेश की मौत हुई। रमेश के मर्डर का शक दक्ष पर गया। हमें दक्ष की डेड बॉडी मिली। उसकी जली हुई लाश का स्कल और चेहरे की हड्डियां काफी हद तक दुरुस्त पाई गई हैं। उन्हें भोपाल भेजने का इंतजाम करो। सर भोपाल? सेंट्रल फॉरेंसिक लैब की ब्रांच है वहां पर। एक्सपर्ट से उन हड्डियों के जरिए 3D फेशियल मैपिंग करवाओ और चेहरे का स्केच बनवाओ, फिर उसे दक्ष के चेहरे के साथ मैच करके देखते हैं। ओके सर। ठीक है सर, कंप्लीट हो गया सर। चलो। सर ये तो बिल्कुल मैच नहीं करता। इसका मतलब ये है कि वो बॉडी दक्ष की थी ही नहीं और दक्ष अभी तक जिंदा है। सर ये कुछ दोस्त और पड़ोसियों के भी बयान मिले। उनके मुताबिक दक्ष पैसों को लेकर बहुत मायूस था। अपनी माँ के साथ उसकी अनबन भी चल रही थी। सर ऐसा तो नहीं कि उसी के चलते उसने अपने माँ को मार दिया हो और अब नकली डेड बॉडी का नाटक करके अपनी बहन को नुकसान पहुंचाना चाहता हो। गुप्ता, अगर ये एंगल सही होता तो नकली डेड बॉडी हमें चारू के मर्डर के बाद ही मिलती, ताकि इन्वेस्टिगेशन बंद हो जाए और दक्ष भी बच जाए। राइट सर। क्या सोच रहे हैं सर? सोच रहा हूं कि कहीं चारू ही तो अपने भाई के साथ मिलकर ये सब नहीं कर रही। खैर चारू इन सब में इन्वॉल्व हो या ना हो, उसकी जान को शायद खतरा हो सकता है। ओके सर। क्या दक्ष जिंदा है? मैंने कहा था सोनू से कि दक्ष मामा जिंदा है। सबसे कहा था, किसी ने विश्वास ही नहीं किया। इसका मतलब दक्ष ने खुद अपनी मौत का नाटक रचा। लेकिन क्यों? पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। और आपको भी थोड़ा सावधान रहना होगा। मुझे नहीं सर, मुझे थोड़ी। सर आप कह रहे हैं कि दक्ष ने ये सब किया। क्यों किया मैं नहीं जानती, लेकिन वो मुझे और सोनू को नहीं सर, कभी नहीं। सर वो हम दोनों को कभी नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। भाई है मेरा, सोनू भांजा है उसका। सर आप नहीं जानते वो सोनू से कितना प्यार करता है। सर आप प्लीज उसे ढूंढ निकालिए बस। सर वो इंदौर में है या कहीं और? कुछ पता चला आपको? पता चल जाएगा बहुत जल्द। चारू को पूरा विश्वास था कि उसका अपना भाई दक्ष उसे और सोनू को कतई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने चारू की सुरक्षा के लिए उस पर नजर रखवाई। दूसरी तरफ लता और रमेश की हत्याओं से जुड़ी जांच जारी रही, लेकिन दुर्भाग्यवश पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। महीने बीत गए और मामला जैसे गतिहीन बनकर थम सा गया। और इधर चारू अशोक के प्यार और सहारे की उम्मीद में तरसती रही। वो अपनी जिंदगी के टुकड़ों को समेटना चाहती थी, उन्हें जोड़कर सुकून से जीना चाहती थी। चारू का सारा ध्यान अपने मानसिक रूप से विकलांग बेटे सोनू पर था। केस आखिर बंद होने की कगार पर पहुंच गया और तभी अचानक एक अनपेक्षित घटना घटी। हेलो। हाँ साहब, राधा नगर से बात कर रहा हूँ। जी साहब, हमारे पड़ोस के घर में झगड़ा चालू है साहब। 3-4 बार तो चीखने चिल्लाने की आवाज आई। ओके, हम आते हैं। आपने फोन किया था? हाँ सर, मैंने फोन किया था। जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई, झगड़ने की। मैंने एक बार पूछा भी तो 2 मिनट के लिए आवाज बंद हुआ, फिर तुरंत शुरू हो गए। किसी को जाते हुए देखा या अंदर जाते हुए, बाहर जाते हुए? नहीं सर, किसी को नहीं। ये देखिए खून के धब्बे। चारू और बच्चा? सर ऊपर भी कोई नहीं है। सर अंदर भी कोई नहीं है। सर लगता है जबरदस्ती बाहर लेके गया होगा। एक काम करो, कंट्रोल रूम में रेडियो करो। एरिया के 5 किलोमीटर के रेडियस में नाकाबंदी करो। आसपास के इलाके में सर्च टीम डिप्लॉय करो। ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। सर मुझे तो कुछ नहीं पता। आपने कुछ देखा था? सर मैडम ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती, लेकिन फिर भी कुछ तो याद है आपको? कुछ दिन पहले अशोक जी आए थे और पीछे से उनकी वाइफ आ गई थी और उस दिन उनकी वाइफ और चारू मैडम के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था। उस दिन भी तुझे बोला था ना मेरे पति से दूर रह। सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती तेरी? नहीं समझ में आती? क्यों ना करूं? करूंगी मैं। शादी हुई है इनसे, मेरी हक है मेरा। मेरी और मेरी बच्चे की पूरी जिम्मेदारी है इन पे। अरे कौन सा बेटा, पता नहीं किसका पाप है और कौन है इसका बाप। उस दिन रमेश पर थोप दिया और आज इन पर। तू जैसी बाजारू औरतों को ना अच्छे से जानती हो। ए बाजारू किसको बोल रही है तू? मुंह तोड़ दूंगी तेरा। आगे बढ़ आई तो इनके पास। हम लोग घर जाके बात। छोड़ इसे। सर हमारे पास टोटल 3 सस्पेक्ट। पहला अशोक, दूसरा अशोक की पहली पत्नी पद्मा
और तीसरा चारू का भाई दक्ष, जो अभी भी लापता। गुप्ता एक काम करो, यहाँ से बाहर आने जाने वाले सारे हाईवेज चेक करो, जहां जहां पर टोल नाका है सबका सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दक्ष यहाँ से निकला हो या वापस आया हो और किसी ने उसे देखा नहीं। और तब तक ये अशोक और पद्मा को पूछताछ के लिए बुलाओ। ओके सर। सर मुझे कुछ नहीं पता सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। देख, अगर पता चला ना कि तूने कुछ भी छुपाया है, घसीट कर उल्टा लटका कर उगलवाऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। रमेश सही कह रहा था सर। अरे उसका चक्कर चल रहा किसी के साथ, समझना। चारू का कहीं और चक्कर चल रहा है सर। फिर यही बात थी तो हमसे छुपाई क्यों? क्योंकि सर तब तक भी मैं चारू के साथ ही रहना चाहता था सर। मैं 16 साल का था तब से उससे प्यार करता हूँ। कभी सोचा नहीं था कि उससे शादी कर पाऊंगा। हमारी शादी को टूटते नहीं देखना चाहता था सर, लेकिन अब वो खुद ही चली गई। और उसके लिए भी लोग मुझे पे उंगली उठा रहे सर। मैं क्यों सबकी गालियां खाऊं सर? सभी को पता चले कि सच क्या है सर। कौन सा सच? सर हम दोनों में रोज झगड़े हुआ करते। चारू कहती थी कि मैं उसे टाइम नहीं दे पा, लेकिन सच तो यह है कि उसी के पास मेरे टाइम नहीं होता था। रोज उससे मिलने चली जाती थी यार के पास, बेचारे सोनू को अपनी माँ के पास छोड़ के, और सारे मजे करने के बाद जब वापस आती थी तो मुझे ही गालियां देती। सर मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मेरा दिमाग घूम रहा था सर। मैं पागल हो रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ सर। ड्रामा क्यों कर रहा है? सच ये है कि बच्चा संभाला नहीं जा रहा था तुझसे, खासकर इसलिए क्योंकि वो तेरा बच्चा नहीं था, है ना? एक बात बता, तूने ही कहा था ना कि चारू से तेरे संबंध रमेश से शादी होने से पहले से थे, तो बच्चा तेरा भी तो हो सकता है। नहीं सर, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग कभी उस हद तक गए नहीं सर। वो छूने ही कहाँ देती थी, ना शादी के पहले और ना शादी के बाद। अशोक झूठ मत बोल। झूठ नहीं बोल रहा सर। आपको चाहिए तो वो टेस्ट करवा लो सर, डीएनए। अब डीएनए टेस्ट की बात कर रहा है? हाँ, तब जब बच्चा गायब हो गया, बहुत शातिर है। कमीनी गायब होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रही। सर आप हम पर क्यों शक कर रहे हैं? मेरे और मेरे पति का कुछ भी लेना देना नहीं उस गिरी हुई औरत से। सर आप जानते नहीं हैं, वो बहुत चालाक औरत है। अरे जानबूझकर गायब हुई है ताकि मुझे और मेरे पति को फंसा सके। सर दरअसल बात यह है कि अशोक उससे और उस फालतू की शादी से छुटकारा पाना चाहता था, बस इसीलिए बदला ले रही है वो। क्योंकि अशोक उसके चंगुल से निकलकर मेरे पास वापस आ गया था, मेरे पास। बच गई, वरना मेरे हाथ आती ना तो उसकी गर्दन पर उड़कर रख देती। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों का लेना देना है चारू के गायब होने से। नहीं है सर, क्योंकि जब मैंने उसके घर के आसपास जाके पूछताछ की तो पता चला कि किसी ने भी वारदात वाले दिन उन दोनों को घर से निकलते हुए या घर को लौटते हुए नहीं देखा। मतलब वो दोनों घर पे ही थे। मतलब अब रह गया दक्ष, या तो उसी ने चारू को गायब किया है या फिर चारू से बचने के लिए कहीं चली गई है सारा नाटक रचा के। सर टोल नाके की सीसीटीवी फुटेज। कहाँ की फुटेज है? सर जबलपुर हाईवे की। इसका मतलब चारू दक्ष से बचने के लिए खुद कहीं भाग गई थी। एक काम करो, गाड़ी की नंबर प्लेट पर जूम करो, नंबर नोट करो और पता लगाओ। ओके सर। हाँ सर, इस औरत ने गाड़ी बुक तो की थी और एक लड़का भी था इसके साथ में। तुम्हें याद है कुछ सफर के दौरान क्या हो रहा था? सर कुछ खास नहीं, बस लड़का तो सोया हुआ था और ये औरत काफ़ी प्रॉब्लम में लग रही थी, कुछ डरी हुई थी। कहाँ छोड़ा था? पूरा एड्रेस? सर एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन इसने कहीं मेन रोड पे गाड़ी रुकवाई और फिर कहीं अंदर चली गई। कौन से एरिया में छोड़ा था? विजयनगर चौक जबलपुर। विजयनगर चौक जबलपुर। चारू, इसका बेटा ऑटिस्टिक, इलाज कराने के लिए किसी ना किसी क्लिनिक में तो जाती होगी। इस इलाके में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी लिस्ट मिल सकती है, खासकर ऐसे जो कि चारू के बच्चों जैसे पेशेंट से डील करते हैं। हो जाएगा सर। गुड। लिस्ट आते ही उन सभी डॉक्टर से पूछताछ करो और अगर किसी के क्लिनिक में सीसीटीवी है तो उसका फुटेज भी मंगवा लो। नेक्स्ट। बॉस,
विंडो। बेटा क्या देख रहे हो? सोनू रमेश का ही बेटा है। सोनू मेरा बेटा नहीं है। चारू शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। आपको चाहिए तो वो टेस्ट करवा लो सर, डीएनए। कौन है यार? सर आपका सामान। जाओ जाकर देख, जाओ ना, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, जाओ। 2 BHK बुक किया है दक्ष जोशी, फैमिली के साथ शिफ्ट कर रहा है। माँ के साथ शिफ्ट होना चाहता था। फैमिली का मतलब तो माँ ही है ना। वो मुझे और सोनू को यूं बेसहारा छोड़कर कहीं नहीं भागेगा। तो वो सोनू से बहुत प्यार करता है। दक्ष को ढूंढ निकालिए सब। बॉस, इस क्लिनिक की सारी डिटेल्स निकालो। पेशेंट का एड्रेस भी रजिस्टर्ड हो, शायद चारू का पता मिल जाए। सर। अरे मैंने कोई किराने का सामान नहीं मंगवाया यार। तू नहीं मारा ना रमेश को? हाँ सर, मैं नहीं मारा, लेकिन मैं नहीं मारना चाहता था सर। जो मारना पड़ा क्योंकि उसने धमकी दी थी। क्या धमकी दी थी? यही कि वो चारू दीदी के किसी के साथ नाजायज संबंध होने की बात दुनिया को बता देगा, और अगर ये बात सामने आती तो किसी न किसी को पता चल जाता कि वो इंसान मैं ही हूं। और अगर ऐसा होता तो मैं और चारू दीदी अलग हो जाते, और ये मैं होने नहीं दे सकता था सर। हाँ, मैंने ही दक्ष की मदद की थी माँ को रास्ते से हटाने में, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं और दक्ष हम दोनों एक साथ नए घर में रहें। अरे घर बनाया मैंने, और हमें पैसे देने से इनकार कर रही थी। मेरी अपनी माँ धमकाने लगी थी, दुनिया को बताना चाहती थी हमारे रिश्ते के बारे में। यही कि तुम्हारे अपने सगे भाई के साथ संबंध थे। मैं और दक्ष एक दूसरे से प्यार करते हैं, सच्चा प्यार। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें ये सब दुनिया से छिपा कर करना पड़ता है, लेकिन उससे कुछ बदलता नहीं है। अरे सगा भाई हुआ तो क्या हुआ, जितना प्यार उसने मुझे दिया है ना, मेरे किसी भी पति ने नहीं दिया आज तक। अरे वो तो अचानक माँ ने उस दिन देख लिया, वरना सब कुछ ठीक होता। चारू कहाँ है? शायद ऊपर होगी। और तब माँ को पता चला कि मेरा और दक्ष का रिश्ता सालों से चला आ रहा है। वो डर गई, चौंक गई। बहुत धक्का लगा था उन्हें, क्योंकि उन्हें लगता था कि रमेश से शादी से पहले मेरा अशोक के साथ रिश्ता था, और ये बच्चा सोनू भी अशोक का ही है। लेकिन शादी के 7 महीने बाद ही सोनू पैदा हो गया, और तब से रमेश मुझ पर शक करने लगा। सोनू की दिमागी हालत को देखकर वो पहले ही मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहता था, और फिर धमकाने लगा, कहने लगा कि दुनिया को बता देगा कि मेरा किसी के साथ नाजायज संबंध है। इसलिए हमने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उससे जेल भिजवा दिया। और अशोक, उससे शादी क्यों की थी? अरे मैं नहीं करना चाहती थी अशोक से शादी। रमेश से तलाक के बाद मैं फिर दक्ष के पास चली गई। हमें खूब आजादी मिली, हमारा रिश्ता भी मजबूत होता चला जा रहा था। लेकिन फिर माँ ने अचानक उस दिन देख लिया और जिद कर बैठी कि अशोक से शादी कर लो। घिन आती है मुझे जब भी वो मुझे छूने की कोशिश करता था, क्योंकि मैं सिर्फ एक की हो सकती हूँ, और वो है दक्ष। मैंने आज तक सिर्फ चारू दीदी से प्यार किया है। उन्होंने मुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, मुझे दुनिया की हर चीज दी है, यहां तक कि
खुद को भी। शायद कोई नहीं समझ सकता कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। कोई समझ पाएगा भी नहीं। अपने ही सगे भाई से संबंध, और उसे छुपाने के लिए अपनी मां का कत्ल। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आजकल की इस बेदिल बेरहम दो मुही दुनिया में परिवार और पारिवारिक रिश्तों का महत्व बढ़ गया है। इन्हीं से हम सच्चे प्यार और सहारे की उम्मीद रखते हैं। लेकिन दक्ष और चारू का रिश्ता ना तो सभ्य था और ना ही स्वाभाविक। आखिर अब चारू और दक्ष को अपनी सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बितानी पड़ेगी। प्रकृति के नियमों का पालन और आदर जरूरी है, क्योंकि जब इन्हें नजरअंदाज किया जाता है तब अपराध पैदा होता है और अन्याय होता है सोनू जैसे मासूमों के साथ। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।